गौतम गंभीर साहब, यहाँ एक बड़ा सवाल है जो मैं आपके बतौर सांसद होने के नाते पूछना चाहता हूँ। क्या आप उत्तर देंगे? आप लोकसभा सांसद हैं, आपको लोगों ने वोट देकर जनता की देखभाल करने और उनके क्षेत्र को विकसित करने के लिए चुना था। क्या बतौर सांसद आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप अपने क्षेत्र में हर उस कमी को गंभीरता से लें जिससे आपके क्षेत्र के मतदाताओं का बुनियादी हक मारा जा रहा हो? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब पूरी पूर्वी दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की देखभाल करने के लिए विधायक चुन ही लिए जाते हैं तो सांसद आखिर क्यों चुने जाते हैं? क्या सांसद की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? आपने ट्वीट किया कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली को गटर में झोंक दिया। क्या आपको पहले नहीं दिख रहा था कि दिल्ली गटर में झोंकी जा रही है? आपने क्या कदम उठाए दिल्ली को गटर में जाने से रोकने के लिए, या आप सिर्फ मूक दर्शक बनकर अपनी आंखों के सामने दिल्ली को गटर में जाते हुए देखते रहे? जनता ने आपको भी तो अपने हक और अधिकारों की रक्षा के लिए चुना था। क्या आपने जनता के हक और अधिकारों की रक्षा की? आपने ट्वीट किया कि दिल्ली सरकार ने विकास कार्यों के लिए मिले पैसे को प्रचार कार्य में लगा दिया। आपको इस बात की जानकारी थी, फिर भी ऐसा होता रहा। दिल्ली सरकार के विधायकों और मंत्रियों ने तो समय रहते ना तो इस बाढ़ से बचने के लिए कोई कदम उठाए और ना इससे बचने के लिए कोई तैयारी ही की थी। दिल्ली सरकार का बाढ़ नियंत्रण विभाग भी सो रहा था और नगर निगम भी जैसे गहरी नींद में थी। चलिए मान लेते हैं मनोज तिवारी जी कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया, पर आप भी तो दिल्ली में लोकसभा के सांसद हैं। आपको भी तो जनता ने अपने हितों की रक्षा के लिए चुना है। क्या आपको, और आपको ही क्यों, दिल्ली के 7 लोकसभा क्षेत्र से चुने हुए 7 सांसदों को कुछ नहीं करना चाहिए था? दिल्ली को जनता ने अपने हितों की रक्षा के लिए दिए हैं 70 विधायक और 7 लोकसभा सांसद, पर आज आप देखेंगे कि जनता के हितों की कितनी रक्षा कर रहे हैं ये 70 विधायक और 7 सांसद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डीएन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द डीएन न्यूज। तो डीएन न्यूज के इस खास कार्यक्रम भारत विकास एक जमीनी हकीकत में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। भारत विकास एक जमीनी हकीकत में आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको दिल्ली में बाढ़ ने दी जिंदगी गुजार। दिल्ली की बाढ़ आने के बाद क्या हालत है। ये देश की राजधानी दिल्ली है, यहाँ की हालत आप देख सकते हैं। दोस्तों, देश में रह रहे अन्य राज्यों में लोग समझते हैं और मानते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी होने के नाते यहाँ के बाशिंदों को देश में अन्य राज्यों के मुकाबले अव्वल दर्जे की सुविधा मिलती होगी। दिल्ली में आम जनता की सुनवाई बड़ी तत्परता से होती होगी। उनको लगता है दिल्ली वासियों को रोटी, कपड़ा और मकान के लिए ज्यादा हाथ पैर नहीं मारना पड़ता होगा। सभी जरूरत की वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाया करती होंगी, पर दिल्ली की वास्तविकता कुछ और ही है। बड़ी पुरानी कहावत है, दूर का ढोल सुहाना लगता है, और ये कहावत दिल्ली वासियों पर पूरी तरह से चरितार्थ होती है, क्योंकि दिल्ली को जनता ने अपने हितों की रक्षा के लिए दिए हैं 70 विधायक और 7 लोकसभा सांसद, पर आज आप देखेंगे कि जनता के हितों की कितनी रक्षा कर रहे हैं ये 70 विधायक और 7 सांसद। पिछले कुछ दिनों से भारी वर्षा के कारण पूरी दिल्ली जैसे जलमग्न हुई पड़ी है। लोगों की जिंदगियां अस्त व्यस्त हुई पड़ी हैं। दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों तक का चलना असंभव सा हो रखा है। यहाँ तक कि लाल किला, जो एक ऐतिहासिक इमारत है, उसके चारों ओर पानी कुछ ऐसे भरा हुआ है जैसे कोई नदी बह रही हो। लोगों का आना जाना सब बाधित हो गया है। एनडीटीवी की इस खबर से साफ दिखता है कि दिल्ली की तस्वीर आज बाढ़ के कारण कितनी भयानक हो गई है। लाल किले के पीछे की तस्वीर देखें तो ऐसा जान पड़ता है कि जैसे कोई नदी बह रही हो। लोग कमर तक पानी में खड़े होकर अपनी जान बचा रहे हैं, अपने बचने का उपाय करने को मजबूर हो रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में उनके लिए कोई रिलीफ कैंप का इंतजाम भी किया गया है। इसकी ना तो उन्हें कोई जानकारी है, ना तो किसी ने उन्हें इसकी जानकारी दी, और ना ही उन्हें कहीं कोई रिलीफ कैंप दिखता है। आपकी नाव है तो सरकार के लिए रिलीफ कैंप्स बनाए, तो आप लोग नाव में क्यों रहते हैं? यहाँ तो कोई भी किसी तरह के कैंप नहीं है। आप देख लो जाकर के, बाहर भी कोई ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई मेडिकल की, ना कोई पानी की, ना कोई खाने पीने की, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। आज 3-4 दिन हो गए, सब सरकार कहती है, करती कुछ नहीं है। तो ये भी कह रही है सामने कुछ रिलीफ कैंप लगाए हुए हैं कुछ जी। आप पानी में, हमें ये बताइए कि पानी में गंदगी एक बहुत बड़ा रिस्क है, एक बहुत बड़ी चिंता है। तो क्या करें, मजबूरी है। पर गंदगी है, सांपों का भी डर है, क्या सब डर है पानी में?
वो तो सब चीज का डर रहता ही है, लेकिन क्या करें, सामान भी तो बचाना है, परिवार को भी देखना है। दिल्ली में राजघाट पर जहां महात्मा गांधी की समाधि है, वहां कमर तक पानी भरा हुआ है। वहीं लाल किले के इर्द गिर्द लोग कमर तक पानी में चलकर अपना जरूरी काम करने को मजबूर हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक रिक्शा चालक को कमर तक पानी में रिक्शा चलाकर जाते हुए एक तस्वीर साझा किया है। दिल को दहला देने वाली ये तस्वीर, जिसमें ये रिक्शा चालक इस बात से अनजान कि उसका रिक्शा सड़क पर चल रहा है या उसके नीचे कोई सीवर खुला पड़ा है या फिर पानी में रहने वाला कोई खतरनाक जानवर उसके नीचे है, इन सभी बातों को ताक पर रखकर अपनी जिंदगी की गाड़ी खींचता चला जा रहा है। न्यूज एजेंसी ANI ने अपने ट्विटर हैंडल पर दिल्ली के ITO चौराहे की तस्वीर भी साझा किया है, जहां आप देख सकते हैं कि ये चौराहा किस बुरी तरह पानी में जलमग्न है। गाड़ियां भी बड़ी जोखिम लेकर चलाई जा रही हैं, ऐसे में कभी कोई भी हादसा हो सकता है। इसलिए हमारी आप सबसे गुजारिश है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो, आप अपने घरों से ना निकलें और खास तौर पर उस इलाके में जाने से जहां तक हो सके बचें जहां जल भराव है। पानी से बीमारियां भी फैल सकती हैं, क्योंकि पानी के साथ बहकर क्या क्या आया होगा ये किसी को खबर नहीं है। निष्ठा गौतम, एक पत्रकार, ने ट्विटर पर फोटो साझा कर बताया कि उनकी गाड़ी पानी में तरणताल के मजे ले रही है। आए दिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी की जा रही है। कभी सराय काले खान से ITO वाली सड़क पर आवाजाही रोक दी जाती है, तो कभी भैरव मार्ग पर, तो कभी MB रोड पर। बाढ़ के कारण दिल्ली में जल सप्लाई भी बाधित है, जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कल बंद हो गए थे, चंद्रावल, ओखला और वजीराबाद। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हरियाणा सरकार और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हथनी कुंड से पानी लगातार दिल्ली क्षेत्र में छोड़ा जा रहा है। उन्होंने हरियाणा सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि एक साजिश के तहत उत्तर प्रदेश की ओर खुलने वाले डैम के सभी गेट जानबूझकर बंद रखे गए हैं, ताकि दिल्ली में भारी मात्रा में पानी प्रवेश कर सके और दिल्ली पूरी तरह जल में समाहित हो सके। आम आदमी पार्टी ने वीडियो साझा करते हुए इस बात की पुष्टि करने की कोशिश भी की है कि दिल्ली में पिछले 3 दिनों से बारिश नहीं हुई, और अगर 3 दिनों से बारिश नहीं हुई तो बाढ़ का कारण क्या है? इस बाढ़ के पीछे की वजह क्या है? इस बाढ़ के पीछे की वजह है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की दिल्ली के प्रति दुर्भावना। इस बाढ़ के पीछे वजह है केंद्र सरकार की दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश। आज हम खड़े हैं हरियाणा के हथनीकुंड बैराज पर, जो हल्का जगाधरी में पड़ता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये हथनीकुंड बैराज है। ये जो पानी है सारा दिल्ली की तरफ जा रहा है यहाँ से। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इससे एक पानी और डाइवर्ट किया जा सकता है। ये जो पानी है ये यूपी की साइड, कानपुर साइड एक नहर जाती है, तो इसमें ये डाइवर्ट किया जा सकता है। सारा पानी दिल्ली की तरफ जा रहा है। अब मैं आपको हम देखते हैं कि क्या इधर जो सहारनपुर की तरफ यूपी में जो नहर जाती है उसमें भी पानी है। और ये देखिए, ये सहारनपुर यूपी को ये नहर जाती है, साथ में जो हमने आपको दिखाया था। 14 जुलाई फ्राइडे के दिन मैं यहाँ खड़ा हूँ सुबह। अब आप देखिए ये नहर बिल्कुल ही सूखी है। जब हमने लोगों से पता किया तो वो कह रहे हैं कि अमूमन इस नहर में पानी चलता है, पर पता नहीं 2-3 फ्लड की वजह से सारा पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है। कोई भी पानी यूपी की साइड नहीं छोड़ा गया। अब मैं आपको वो फ्लो दिखाता हूँ जो दिल्ली की साइड जा रहा है पानी, सारा के सारा। साइड से मैं आपको फ्लो दिखा सकता हूँ। ये सारा यूपी की साइड ये है, ये सारी नहर सूखी है और साथ ही जो फ्लो है ये वो पानी है सारा के सारा जो दिल्ली को जा रहा है।
वहीं दूसरी ओर पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने बताया कि दिल्ली गटर में पहुंचा दिया गया है, क्योंकि विकास कार्य में लगाने को मिला पैसा अपने प्रचार कार्य में लगा दिया गया। उन्होंने बताया कि वे लगातार राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं और उनकी जन रसोई से रोजाना सभी पीड़ितों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। पर गौतम गंभीर साहब, यहाँ एक बड़ा सवाल है जो मैं आपके बतौर सांसद होने के नाते पूछना चाहता हूँ, क्या आप उत्तर देंगे? आप लोकसभा सांसद हैं, आपको लोगों ने वोट देकर जनता की देखभाल करने और उनके क्षेत्र को विकसित करने के लिए चुना था। क्या बतौर सांसद आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप अपने क्षेत्र में हर उस कमी को गंभीरता से लें जिससे आपके क्षेत्र के मतदाताओं का बुनियादी हक मारा जा रहा हो, जिससे आपके वोटरों को कोई कष्ट पहुंचने का अंदेशा हो या कोई ऐसी परेशानी आने वाली हो जिससे किसी को कोई दुख मिलने की आशंका हो? वैसे भी सांसद का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, पूरा का पूरा पूर्वी दिल्ली आपके क्षेत्र के दायरे में आता है। विधायक का क्षेत्र तो वैसे भी एक छोटे से दायरे में सीमित होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब पूरी पूर्वी दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की देखभाल करने के लिए विधायक चुन ही लिए जाते हैं, तो सांसद आखिर क्यों चुने जाते हैं? क्या सांसद की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? आपने ट्वीट किया कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली को गटर में झोंक दिया। क्या आपको पहले नहीं दिख रहा था कि दिल्ली गटर में झोंकी जा रही है? आपने क्या कदम उठाए दिल्ली को गटर में जाने से रोकने के लिए, या आप सिर्फ मूक दर्शक बनकर अपनी आंखों के सामने दिल्ली को गटर में जाते हुए देखते रहे? जनता ने आपको भी तो अपने हक और अधिकारों की रक्षा के लिए चुना था। क्या आपने जनता के हक और अधिकारों की रक्षा की? आपने ट्वीट किया कि दिल्ली सरकार ने विकास कार्यों के लिए मिले पैसे को प्रचार कार्य में लगा दिया। आपको इस बात की जानकारी थी, फिर भी ऐसा होता रहा। दिल्ली सरकार के विधायकों और मंत्रियों ने तो समय रहते ना तो इस बाढ़ से बचने के लिए कोई कदम उठाए और ना इससे बचने के लिए कोई तैयारी ही की थी। दिल्ली सरकार का बाढ़ नियंत्रण विभाग भी सो रहा था और नगर निगम भी जैसे गहरी नींद में थी। ये तो सबको दिख रहा है। पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि दिल्ली में प्रशासनिक नियंत्रण की कमान तो दिल्ली के उपराज्यपाल के पास है, जो सीधे सीधे केंद्र की को जवाबदेह है। सर, एक निवेदन है छोटा सा। सर, रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आई है एनडीआरएफ, थैंक यू है, मगर सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता। सर अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, सीएस साहब भी थे उस पे, सर थोड़ी सी मदद हो जाती सर। और एक सांसद भी देश की संसद में यानी केंद्र में नियुक्त होता है। क्या आपको नहीं लगता कि जो कार्य दिल्ली सरकार नहीं कर रही थी, आपको दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ मिलकर कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए थी जिससे दिल्ली गटर में भी न जाता, विकास का पैसा प्रचार में भी न लगता और आज इस बाढ़ से लोग पीड़ित भी न होते? क्या ये प्रश्न आपको आपदा की चपेट में आने के पश्चात उठाना चाहिए था या फिर आपदा से पहले उठाना चाहिए था? गौतम गंभीर साहब, इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य दीजिएगा। जनता के हित में मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। उधर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि हर साल दिल्ली में बाढ़ आने से पहले दिल्ली सरकार का बाढ़ नियंत्रण विभाग बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर लगाया करता था, खाने पीने के इंतजाम के साथ इलाज के लिए दवाइयां भी उपलब्ध कराया करता था। पर इस बार अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। फ्लड और इरिगेशन डिपार्टमेंट से हर साल जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक में आने वाले बाढ़ के लिए सड़कों पे टेंट लग जाते हैं, खाने की व्यवस्था होती है, दवाइयां होती हैं। फर्स्ट टाइम दिल्ली में ये व्यवस्था नहीं की गई। चलिए मान लेते हैं मनोज तिवारी जी कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया, पर आप भी तो दिल्ली में लोकसभा के सांसद हैं। आपको भी तो जनता ने अपने हितों की रक्षा के लिए चुना है। क्या आपको और आपको ही क्यों दिल्ली के 7 लोकसभा क्षेत्र से चुने हुए 7 सांसदों को कुछ नहीं करना चाहिए था? दिल्ली में मुख्यतः प्रशासनिक शासन पर प्रमुख नियंत्रण दिल्ली के उपराज्यपाल का है, ये तो आप सभी सांसद जानते ही हैं। उपराज्यपाल केंद्र के अधीन है। वैसे भी किसी भी राज्य में राज्यपाल के माध्यम से कोई भी संसद सदस्य राज्य के कार्यों और कार्यशैली पर सवाल भी उठा सकता है और अपनी योजना को लागू भी करवा सकता है। और आप सभी सांसद भी जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में बतौर सांसद संसद के सदस्य भी हैं। फिर जब आपने देखा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो आपने चुप्पी कैसे साध ली और जो अरविंद केजरीवाल कर रहे थे उसे वैसे ही जनता को उसकी ही हाल पर और उसकी किस्मत पर छोड़ दिया, और वो भी उस जनता को जिसने अपने हितों की रक्षा के लिए आपको चुनकर संसद में भेजा था।
क्या जनता ने आप सांसदों को आपदा के चपेट में आने के पश्चात सिर्फ सरकार की आलोचना करने, कटाक्ष करने, काम में कमी निकालने के लिए चुनकर संसद में भेजा था? और जब तक आपदा ना आ जाए तब तक मूक दर्शक बने रहने को चुना था जनता ने? मनोज तिवारी जी, मेरे इन सवालों का जवाब अवश्य दीजिएगा। जनता की भलाई के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए मुझे इंतजार रहेगा आपके जवाब का। दोस्तों, सरकार भी कम कहां है, अपनी भूमिका ठीक तरह से निभा रही है या नहीं, ये तो अब आप ही बताइए। हर बार यही देखा गया कि समय रहते सरकार काम नहीं करती और जब आपदा गले पड़ ही जाती है तो डीडीएमए की आपातकालीन बैठक होने लगती है, रिलीफ कैंप की बात होने लगती है, बचाव कार्यों के लिए कंट्रोल रूम खुलने लग जाते हैं, एनडीआरएफ तैनात करने की बात होने लगती है, मानो जैसे अब सब कुछ डीडीएमए और एनडीआरएफ के हवाले। जी अभी डीडीएमए की मीटिंग हुई जिसमें सभी विभाग थे एलजी साहब की अध्यक्षता में, और उसमें कई सारे इम्पोर्टेंट निर्णय लिए गए। एक तो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो संडे तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। दूसरा, जितने सरकारी ऑफिसेज़ हैं जो एसेंशियल सेवाएं देते हैं उनको छोड़ के बाकी सभी सरकारी ऑफिसेज़ को वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। जो प्राइवेट ऑफिसेज़ हैं उनके लिए भी अपील जारी की जा रही है, एडवाइजरी जारी की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वर्क फ्रॉम होम से काम करें। पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत होने वाली है। 25% पानी जो 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे प्रोड्यूस करते थे वो 25% पानी कम हो गया है, तो वाटर की एक राशनिंग करनी पड़ेगी। अगले 1-2 दिन लोगों को पानी की दिक्कत हो सकती है। हैवी व्हीकल्स जो हैं जो एंटर करते हैं दिल्ली के अंदर, वो हैवी व्हीकल्स को नॉन एसेंशियल सप्लाईज़ जो कर रहे हैं दिल्ली के लिए उनको अलाउ किया जाएगा। नॉन एसेंशियल सप्लाईज़ वाले वो जो कर रहे हैं वो नहीं होगा। और रिलीफ कैंप्स में टॉयलेट्स की और बाथरूम की बड़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि साथ में कावड़ के भी बहुत सारे कैंप्स लग रहे हैं, वहाँ चले गए हैं। तो अब रिलीफ कैंप्स को, काफ़ी सारे रिलीफ कैंप्स को स्कूल्स में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि सर अभी क्योंकि एनडीआरएफ के डीजी भी थे जो राहत बचाव कार्य उसको लेकर वो सारे एडिक्वेट बोट्स, अगर बोट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो वो एनडीआरएफ की टीम्स ऑलरेडी हैं वहाँ पे, और भी बोट्स अभी कितनी बोट्स हैं और कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया मेरे ख्याल से अभी तक लगभग 20,000 लोग रिलीफ कैंप्स में हैं और 50 से ज़्यादा बोट्स हैं। लेकिन अभी ये कहा गया उन्होंने कि ज़्यादा बोट्स की जरूरत होगी तो ज़्यादा। कभी हथनी कुंड को लेकर हरियाणा सरकार को कोसने लगती है तो कभी उपराज्यपाल को कार्यों में अवरोधक बनने के लिए विपक्ष भी अपनी भूमिका खूब निभाती है। सरकार को बुरा भला कहकर, सरकार के काम में कमी निकालकर और कटाक्ष कर। लेकिन यदि विपक्ष और चुनाव लड़कर जो हार गए थे वो ही अपनी भूमिका सही तरह से निभाए होते और समय पर सरकार पर काम का दबाव बनाए होते तो आज शायद ये दिन ना देखना पड़ता। पर हमने लोगों को देखा है जो अपने आप को समाज सेवक बताते थकते नहीं, पर काम इसलिए नहीं करते और अपनी मांग लेकर धरना प्रदर्शन भी नहीं करते क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि हम तो हारे हुए हैं, हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आप लोग नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा, और अगर कोई नहीं पूछेगा तो सरकार जैसा चाहेगी वैसा करेगी। और दिल्ली में इसीलिए ऐसा हुआ, कोई पूछने वाला था ही नहीं। भाजपा के नेता जो चुनाव लड़कर हार गए थे, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वे बाढ़ से बचाव की योजना बनाकर सरकार के पास एक डेलीगेशन लेकर मिलते और काम को अंजाम तक पहुंचाते? पर आजकल तो नेताओं को एक दूसरे को कोसने में ज्यादा आनंद आता है ताकि अगली बार जनता उन्हें चुन ले। उन्हें जैसे इस बात से कोई मतलब ही नहीं कि आखिर में भोगती जनता ही है, इसलिए किसी प्रकार जनता को सुविधा पहुंचाने में अपना योगदान दें। दोस्तों, एक तरफ जहां सरकार में बैठे चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भूमिका अहम तो होती है, वहीं दूसरी तरफ उससे भी बड़ी भूमिका होती है विपक्ष की, जिसका नैतिक दायित्व है कि वो सरकार के काम पर, काम करने के रवैये पर और कार्यशैली पर जनहित में निरंतर सवाल उठाते रहें और सरकार को काम करने के लिए मजबूर करते रहें, न कि आपदा की चपेट में आने के पश्चात केवल सरकार की निंदा करें, सरकार को कोसते रहें और सरकार के काम में कमी निकालें। सरकार के काम में कमी निकालना है तो आपदा से पहले ही निकालना होता है और कोसने से कुछ नहीं होता। आपको बतौर विपक्ष अपनी भूमिका जनता के हित में निभाते हुए सरकार को सही समय पर सही काम करने को मजबूर करना होता है। और विपक्ष से भी बड़ी और सबसे अहम भूमिका समाज में निस्वार्थ जन सेवा का काम कर रहे उन समाज सेवकों का होता है जो कभी चुनाव लड़कर हार चुके हों।
आज समाज के लोग सबसे ज्यादा ऐसे समाज सेवकों की ओर टकटकी लगाए इस उम्मीद में बैठे होते हैं कि कब ये लोग आए और कब जनता की परेशानियों को दूर करने में उनकी मदद करें। आप भी देख लें कि ठीक इसके विपरीत भाजपा के नेताओं ने राजघाट पर जल भराव के दृश्य का वीडियो साझा करते हुए ट्विटर पर कैसे लिखा, शर्म करो केजरीवाल, तुम शीश महल में कर रहे आराम, यहाँ शहर में हर तरफ मचा है कोहराम। ऐसा करके शायद भाजपा को लगा हो कि उन्होंने अपनी विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे तरीके से निभा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा करने से इस वक्त जनता को क्या मिला? एक बार इस बात पर मनन चिंतन करके देख लीजिए आप लोग कि क्या ये काम आप लोगों को आपदा की चपेट में आने से पूर्व नहीं करना चाहिए था? सवाल ये नहीं है कि बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने के लिए किसने ठोस कदम उठाए, सवाल ये है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। विपक्ष इंतजार में रहा कि कब पानी भरे और कब उन्हें सरकार को कोसने का मौका मिले। सांसद महोदय ने भी कुछ नहीं किया और जो चुनाव लड़े और हार गए थे वो भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। क्या हम समाज में समाज सेवा सिर्फ दिखावे के लिए या फिर चुनाव जीतने के लिए, सिर्फ राजनीति करने के लिए करते हैं? क्या कारण हो सकता है दिल्ली के 7 सांसदों सहित सभी विपक्षियों और उससे भी अधिक समाज सेवकों का और सिविल सोसाइटीज का जो आपदा से पहले कान में तेल डाल आंखें मूंदे चुपचाप मुंह पर पट्टी लगाए एक मूक दर्शक बने पड़े रहते हैं? आप सभी जवाब जरूर दीजिएगा, मुझे आप लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा, क्योंकि इस सब के अंजाम स्वरूप जनता ही बेचारी बार बार पिसती रहती है। और जब आपदा गले पड़ ही गई तो आनंद फानन में बेहिसाब पैसों का खर्च और नुकसान भी बेहिसाब। इसी को तो कहते हैं सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि उन नेताओं को जो जीतकर जनता से कुछ वादा करके कुर्सी पर बैठे हैं उन्हें सच्चाई से रूबरू करा सकूं। जो नेता विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं उनको भी सच का आईना दिखा सकूं, और जो चुनाव लड़कर हार गए और सो गए उन्हें जगा सकूं। मेरी मंशा किसी को नीचा दिखाने का या किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था, ना है और ना कभी होगा। हाँ, सवाल पूछना मेरा काम है, वो मैं पूछता रहूंगा। जो नेता सो गए हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए, उन्हें जगाना मेरा नैतिक कर्तव्य है, उन्हें मैं जगाता रहूंगा, क्योंकि देश को अच्छे और सच्चे रहनुमा चाहिए। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी से है या फिर कोई निस्वार्थ समाज सेवक है, किस जाति और धर्म से है, गरीब है या अमीर है, क्योंकि मेरे लिए इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। तो इसी तरह मैं उन सभी नेताओं को जो किसी न किसी रूप में भारत के जनता की रहनुमाई कर रहे हैं, उन्हें हर पल, हर दिन, हर वक्त, हर जगह जगाता रहूंगा। आप सभी से अनुरोध है, आप कृपया मेरी बातों को अन्यथा ना लें और सकारात्मक सोच के साथ जन कल्याण करते रहें, समाज में अपनी भूमिका निभाते रहें, वरना अपने लिए तो सब जीते हैं, औरों के लिए जिए तो संतुष्टि ही कुछ और मिलती है। मुझे यहाँ पर मशहूर गीत याद आता है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। बहुत जल्द हाजिर होऊंगा कुछ और नई, सच्ची और सार्थक खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द डीएन न्यूज। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शपथ है।